जय हिंद दोस्तों। माई सेल्फ संजय लुणावत, उदयपुर। हम बात करेंगे अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस। अब देख लीजिए कि अध्यादेश केंद्र या संघ सरकार में कौन जारी करता है, तो राष्ट्रपति जी। कौन से अनुच्छेद के तहत, तो आर्टिकल 123 यानी अनुच्छेद 123। वहीं यही वाली शक्ति राज्य स्तर पर कौन जारी करता है, राज्यपाल जी। कौन से अनुच्छेद के तहत, 213। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, यह 123 है, यह 213 है। अब एक और क्वेश्चन है कि यह अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस कब जारी किया जाता है, तो केंद्र यानी संघ के स्तर पर, जब संसद और राज्य के स्तर पर जब विधानमंडल का विश्रांति काल हो, यानी सत्र नहीं चल रहे हो। कई बार ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि केंद्र में लोकसभा और राज्य में विधानसभा विघटित हो, तब भी अध्यादेश जारी किए जा सकते हैं। अब अध्यादेश जारी करने के पीछे उद्देश्य क्या रहता है? कोई भी ऐसे मामले आते हैं, कहीं अर्जेंट मैटर आते हैं, है ना, तो त्वरित कार्यवाही हेतु अध्यादेश को प्रख्यापित किया जाता है। अब परीक्षा में जो हिंदी यूज करता है ना, थोड़ी स्तरीय हिंदी यूज करता है, स्टैंडर्ड, तो वही जारी करने के लिए क्या है, प्रख्यापित करना। अब क्या वास्तव में शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति जी और राज्यपाल अपनी इच्छा से करते हैं? नहीं, मंत्री परिषद की सलाह से ही राष्ट्रपति जी और राज्यपाल जी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अब इस अध्यादेश को कितनी अवधि के लिए जारी किया जाता है, तो अधिकतम 6 माह के लिए। अब यहां पर एक चीज और देखिएगा कि 6 माह वाली बात क्यों कही गई है, क्योंकि हम जानते हैं कि चाहे संसद हो चाहे विधानमंडल हो, 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह से ज्यादा का अंतर नहीं रह सकता है। तो ऐसे 6 माह के बाद नया सेशन शुरू होगा, तो वहां पर रेगुलर उसको पारित करा लेंगे, है ना। अब आगे देखिए कि इन अध्यादेशों का प्रभाव क्या रहेगा। वही प्रभाव रहेगा जो संसद या विधानमंडल में पारित कानूनों यानी अधिनियमों का होता है, वही प्रभाव, वही बल है। बस ये है कि ये अस्थायी होते हैं, है ना, जब तक कि इन्हें अप्रूवल मिल नहीं जाती। किनकी अप्रूवल नहीं मिल जाती? संसद या विधानमंडल की। अगर संसद और विधानमंडल ने अपने जो नेक्स्ट सेशन हो रहा है उसमें अगर इन्हें पारित कर दिया तो स्थायी कानून अनुमोदन कर दिया, और अगर खारिज कर दिया यानी निरनुमोदन कर दिया, तो फिर वो अध्यादेश क्या हो सकते हैं, वापिस निरस्त हो जाते हैं। वहीं पर राष्ट्रपति या राज्यपाल कभी भी इस अध्यादेश को वापिस भी ले सकते हैं। अब यहां पर देख लीजिए कि संसद और विधानमंडल के सत्र शुरू हुए, तो उस शुरू होने के बाद से कितने समय तक यह अध्यादेश प्रभावी रहेंगे, तो शुरू होने की तारीख से अधिकतम 6 सप्ताह तक। 6 सप्ताह तक यदि संसद और विधानमंडल न तो इन्हें स्वीकार करते हैं न ही इन्हें अस्वीकार करते हैं, तो 6 सप्ताह बाद ये स्वतः निरस्त माने जाएंगे। अब यहां पर यह भी बात होती है कि संसद में 2 सत्र है, लोकसभा और राज्यसभा। कई राज्यों में विधानसभा के साथ विधान परिषद भी है, कई क्या 6 राज्यों में, है ना। तो अब वहां पर अगर अध्यादेश जारी होता है और संयोग ऐसा बैठता है कि दोनों जो सदन है उन दोनों की बैठक अलग अलग दिन शुरू होती है, तो फिर वो 6 सप्ताह किससे काउंट होंगे? तो जिस सदन की बाद में बैठक शुरू हो रही ना, उस बाद वाली तारीख से 6 हफ्ते गिने जाएंगे। कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कि अध्यादेश के प्रभावी रहने की अधिकतम अवधि कितनी है। तो देखिए, संसद के या विधानमंडल के 2 सदनों के बीच की अधिकतम अवधि तो होगी 6 माह। अब जैसे ही सदन शुरू हुआ तो वहां पर वापस फिर 6 माह तक 6 सप्ताह तक वो और प्रभावी रहेगा। तो इस तरह से किसी भी अध्यादेश के प्रभाव में रहने की अधिकतम अवधि 6 माह और 6 सप्ताह हो सकती है। इसको हम 7.5 माह भी लगभग मान सकते हैं, जैसा ऑप्शन है आपके सामने। फिर यहां पर देख लीजिए कि यह अध्यादेश जिस सीमा तक, संविधान के तहत जिस लिमिट तक संसद और विधानमंडल कानून बनाने में सक्षम नहीं है, ऐसे किसी विषय पर अगर अध्यादेश जारी कर दिया तो उसका प्रभाव शून्य माना जाएगा, यानी कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा राज्य स्तर पर राज्यपाल जी जो अध्यादेश जारी करते हैं, तो कुछ स्थितियों में उन्हें राष्ट्रपति जी से अनुदेश लेना, पूर्व में ही स्वीकृति लेना अनिवार्य है। अब ऐसे किन अध्यादेश पर वो पूर्व अनुदेश लेंगे या पूर्व स्वीकृति लेंगे, इस पर भी अगर क्वेश्चन आए तो देख लीजिएगा कि
ऐसा अधिनियम, ऐसा जिसे विधेयक के रूप में जब विधानमंडल में पूर्व स्थापित किया जाता है यानी प्रस्तुत किया जाता है, तो अगर उसके लिए राष्ट्रपति जी से स्वीकृति लेनी जरूरी हो, बात कहां हो रही, राज्य के विधानमंडल की, वहां पर भी कोई विधेयक रखने के पहले अगर किसी विधेयक पर राष्ट्रपति जी की पूर्व स्वीकृति लेनी जरूरी है, उसी विषय पर या ऐसे ही किसी विषय पर राज्यपाल अगर अध्यादेश जारी करते हैं तो उन्हें भी राष्ट्रपति जी से पूर्व अनुदेश, पूर्व स्वीकृति लेना ही पड़ेगी। फिर एक आता है कि राज्यपाल जी के पास विधानमंडल ने कोई विधेयक पारित करके भेजा और राज्यपाल उसको राष्ट्रपति जी के पास विचारार्थ भेज देते हैं। तो ऐसे ही किसी विषय पर जिसमें राज्यपाल को लग रहा है कि राष्ट्रपति जी के विचारार्थ भेजना जरूरी, ऐसे किसी विधेयक को, ऐसे ही किसी विषय पर राज्यपाल जब अध्यादेश जारी करेंगे तो उन्हें भी राष्ट्रपति जी से पूर्व स्वीकृति लेनी पड़ेगी। फिर यहाँ पर देख लीजिए कि राष्ट्रपति जी के विचारार्थ भेज दिया, राष्ट्रपति जी की अनुमति भी जिसमें जरूरी होती है ना, तो ऐसे विधेयक पर, ऐसे मैटर पर भी अध्यादेश जारी करने के पहले राष्ट्रपति जी से राज्यपाल जी को पूर्व स्वीकृति लेनी होगी। तो इस तरह से ये सारा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके परीक्षा में अध्यादेश जारी करने की शक्ति पर, और नॉर्मली हर कंपटीशन एग्जाम में बनते ही है, उन सारे क्वेश्चंस को शामिल कर लिया गया है। धन्यवाद। जय हिंद।